नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस.एन. सिंह सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बहुत सारी बातें हुई हैं। आर.एस.एन. सिंह सर का आज एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सभी ने उसको नेग्लेक्ट किया है, मतलब आँखों के सामने था, पर्दे के बिल्कुल एकदम सामने था और हमने ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इतनी बड़ी बात कैसे छूट गई। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान को खोल देना चाहिए, हो ईरान को खोल देना चाहिए। ईरान है कौन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे क्लेम करने वाला? सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू सर। गायत्री जी, आपके और आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कई दिन से मैं सुन रहा हूँ, बड़ी क्रेडिट ली जा रही थी कि देखिए हमारे कैसे रिश्ते हैं। हमने वहां से अपने जहाज ले आए, गैस भर के ले आया, तेल भर के ले आया। और मुझसे अगर हमारे ईरानियन से अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, हमारी विदेश नीति और कूटनीति अच्छी नहीं होती, तो ये संभव नहीं था। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी विदेश नीति और कूटनीति बहुत अच्छी है रही है। और होर्मुज को लेके वो जितने भी रीजनल प्लेयर्स हैं, सबसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। और वहां पे जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड जो प्लेयर्स हैं, ईस्टर्न साइड ऑफ पर्शियन गल्फ में ईरान है, वेस्ट साइड में गल्फ स्टेट्स है। जितने गल्फ कंट्रीज हैं, उन लोगों ने सब ने मोदी साहब को अपना जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो दिया है। लेकिन ये केवल क्लेम करना कि हम वहां से इसलिए बचा के ले आए, ये गैस और ये जो आपका ऑयल है, आता कहां से है? केवल ईरान से नहीं आता था, इराक से भी आता है, गल्फ स्टेट से भी आता है। तो हम किसी को इस तरह का, हम उसको मालिकाना हक, हमने ईरान को मालिकाना हक देने का ठेका कैसे हमने उठा लिया? और ये बताइए कि हम लोग सब वॉरफेयर के विद्यार्थी हैं, इससे बड़ा इकोनॉमिक वॉरफेयर का उदाहरण कैसे और क्या हो सकता है जो ईरान ने पूरी दुनिया पे छेड़ रखा है? माइंड यू, ये जितने स्ट्रेट्स हैं, ये किसी बाप की बपौती नहीं है। ये क्या आप में और उसमें क्या फर्क है? वो सोमालियन पायरेट्स जो है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस इस्लामिक regime इन ईरान और जो सोमालियन पायरेट्स हैं। और बड़े ध्यान से इस पर गौर कीजिएगा, मैंने बोला है इस्लामिक रिजीम। हमारे यहां बहुत लोग ईरान और इस्लामिक रिजीम में फर्क कर रहे हैं। आईआरजीसी में कहीं ईरान नाम का शब्द नहीं है। इट इज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कॉनोटेशन है कि इट हैज पैन इस्लामिक विजन एंड पैन इस्लामिक एजेंडा। अगर पैन इस्लामिक एजेंडा नहीं हुआ होता, तो आप बताइए कि अभी वो ये क्या शर्तें कैसे ये लगाते, ये शर्त कैसे रखते कि इसराइल को बोलो लेबनान का पर भी हमला बंद कर दे, तूने लेबनान का ठेका ले रखा है। आपने क्या लेबनान का ठेका ले रखा है सिर्फ इसलिए कि मैंने वहां में कुत्ते पाल रखे हैं जिनका नाम है हिजबुल्ला? सॉरी फॉर द लैंग्वेज। क्या है आपका? लेबनान तुम्हारा नेबर भी नहीं है, ठीक है? उसका और इसराइल का आपस का मामला है। तुम कहां से चौधरी बने हुए हो?
और तुमने चौधरी बनके ये लोगों का बेहाल अपने लोगों का तो बेहाल किया ही किया, पूरा अपने दुनिया का बेहाल कर दिया। तो मेरा एक लिमिटेड पॉइंट ये है कि जितने भी दुनिया के स्टेट्स हैं, चाहे वो मलक्का स्टेट हो, जिब्राल्टर स्टेट हो, लुम्बर स्टेट हो, ठीक है, वो सब का सब वो ग्लोबल ग्लोबल एसेट है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो, उसमें सबका ट्रांजिट राइट्स है भाई। तुम होते कौन हो उसको खोलने और बंद करने वाले? और तो और यहां पर तो हर चैनल ये चलाने लगा कि उसने शर्तें रखी है कि एक जहाज का 1 मिलियन लूंगा मैं। ईरान जीत गया जी, जीत गया जी, जीत गया जी। पहली बात कि आप इतने जीतने पर क्यों ये कर रहे हो भाई? और टिपिकल हमारे एक मित्र है बचपन के, तो मुसलमान है। वो पहले सऊदी अरेबिया में थे, वहां स्कूल में पढ़ाते थे। और तो उस समय बड़े गुणगान करते थे वो सऊदी अरेबिया का। अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है। वहां ऐसा है, सस्ता है, लिविंग बहुत अच्छी है, वहां पर शिक्षकों का बड़ा इज्जत है। ये सारी बातें वो करते थे। उसके बाद वो शिफ्ट कर गए बहरेन में। अब बहरेन से वो सारे जितने वो इनके इनका एक अलग दुनिया होती, मैंने कहा ना कि मुसलमानों के अंदर की एक दुनिया, एक अलग ही दुनिया है वो। उस दुनिया में ये नहीं है कि हिंदुस्तान ने आज इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए, आज हमारा जो हमारे अंतरिक्ष जो ये है, हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चांद के ऊपर में चले गए हैं। इनका कोई वो नहीं है। ये सब एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ थे। क्यों? वो तो वीणा बजाता है, एंटी मुसलमान है। वो गीता पढ़ता है, एंटी मुसलमान है। वो भारत के लिए उसने मिसाइल वो किए, उसने भारत के लिए भारत के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम में वो था। इसीलिए ये सब के सब मिल गए कि इसको दूसरा चांस नहीं देना। ये एटीट्यूड है ना। मैं एक एक उदाहरण दिया ना, सऊदी अरेबिया की तरफ लॉयल्टी, ना बहरेन की तरफ लॉयल्टी, ना अपने पूर्वजों की तरफ लॉयल्टी। आपने दुनिया के तमाम जितने मुसलमान हैं दुनिया भर में, 50-54 वट एवर इट इज, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को छोड़ के आपने कभी देखा है कि लोग अपने पूर्वजों पे प्राइड न लेते हो? ये तो नाम तक नहीं बताने को तैयार है। आप किसी से पूछना कि तेरे दादा परदादा जो पहले कन्वर्ट किया था, वो जो कन्वर्ट किए थे उनका नाम क्या था? अरे वो भी तो इंसान रहे होंगे। तो ये जो टिपिकल जो एटीट्यूड है ना, ये टिपिकल एटीट्यूड कि क्योंकि भारत से नफरत है, क्योंकि वो भारत को परसीव करते हैं कि वो इजराइल से क्लोज है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इस बात का उनको बहुत नफरत है कि आखिर इजराइल ने हमें समय समय पर हमारी मदद क्यों दी पाकिस्तान के साथ युद्ध में, कारगिल एंड द लेटेस्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर।
उनको इस बात का गम है। और आज आपने उनको, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को तो सुन लिया आपने, ख्वाजा आसिफ ने कहता है पाकिस्तान, इजराइल शुड बी ऑब्लिटरेटेड। दम है। और आप चले हो मेडिएटर का काम करने। ये किसने, गायत्री जी, किसने उससे ये बयान दिलवाया? उनकी कम्युनिटी ने, उनकी कम्युनिटी के अंदर है ये डीप सीटेड। कम्युनिटी ने दिया होगा, या डीप सी, सॉरी डीप स्टेट ने उनको कहा होगा कि ये बयान दे दे तू। नहीं, डीप सीटेड सर, मतलब इनके तो दिल के अंदर है पाकिस्तान के भारत के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट नफरत। नहीं, इसने ट्वीट किया है, इसने ट्वीट किया है, ये सोच समझ के किया है इसने। इट इज जो भी कुछ एक मतलब हल्का फुल्का जो भी स्कोप था ना ये सीज फायर का, ठीक है ना, वो उसने इसको खत्म कर दिया। दिस इज टू किल द एनी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सीज फायर, ये जान लीजिए आप। अभी इस पर मैं इतने गहराई से मैंने इसका मैंने विश्लेषण नहीं किया है, बट a डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री सेइंग दिस, आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रेमिफिकेशन है। खत्म है मामला। और तभी तो इसराइल बोला कि मैं तो कभी है हूं ही नहीं। और बात सही है, उसका उसके अपने अलग थ्रेट परसेप्शन है। हमास को खत्म कर दिया, अभी इसको हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हूतीज हैव ऑलरेडी बीन सर्कमस्क्राइब्ड। तो मेरा वो सब छोड़ दीजिए। मेरा क्या कहना है कि तुम आपस में लड़ो। ये अब्राहमिक रिलीजन्स आपस में कई क्रूसेड्स हुए, क्या हुआ है, हमको उससे क्या लेना देना। हमने अब्राहमिक रिलीजन्स का ठेका नहीं ले रखा है। हाँ, हमारे यहाँ भारतीय जो कुछ लोग हैं, हमारे मुसलमान भाई लोग, वो अब्राहमिक रिलीजन्स के ही नजरिए से पूरी दुनिया को देखते हैं। हमको क्या देखना है? हमारे लिए तो यहूदी बहुत प्रिय है, हमारे लिए जोरास्ट्रियन भी प्रिय है। आप भी वो अच्छे काम करोगे तो आप भी प्रिय होगे। लेकिन अगर आप एपीजे कलाम से नफरत करोगे तो हम भी आपसे नफरत करेंगे। आप अगर इस युद्ध में आप हमारा ईरान का जी, हमारा कर्म प्रधान देश है, तो हम कर्मों के हिसाब से लोगों को पसंद या वही नापसंद वही करते हैं। वही बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन वो तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आ, अगर ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ये किस इस नजरिए से देख रहे हैं कि इसमें भारत भारत इसमें मतलब मजबूत होके ना इसमें निकले। भारत का झुकाव किस तरफ है, भारत का अनहित किधर है, ठीक है ना। और ये कुछ लोग क्या सिविलाइजेशन की दुहाई दे रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशनल। अरे 1739 में नादिर शाह आया था और दिल्ली में लाखों की संख्या में उसने कत्लेआम किया, लोगों को मारा, सब कुछ लूट के ले गया। महिलाएं उठा के ले गया यहां से। वो पंजाब में यहाँ पे कुछ मराठों ने और कुछ ये पंजाब में सिखों ने कुछ महिलाओं को उसमें से रेस्क्यू किया और इतना माल लूट के ले गया था कि 4 साल तक ईरान में बस वो लूट से खाते रहे। उसने टैक्स नहीं लिया अपने लोगों से। और जो इतिहास के स्टूडेंट है, उसके बाद से इंडिया जो डिस्टेबलाइज हुआ, छोटे छोटे राज उसी समय उभरे, सब ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई। इट इज ऑल रिजल्ट ऑफ दिस 1739,
छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, सब ने अपनी सेनाएं बनाई। और एक समय आया कि कोई फ्रेंच को बुला रहा है ट्रेनिंग के लिए, और उनको एज ए मर्सिनरीज हायर किया। कोई ब्रिटिश को बुला रहा था, कुछ कुछ स्पेनिश उसको बुला रहे थे। आपने पढ़ा होगा ना कि निजाम के उसमें फ्रेंच भी थे, वो भी थे। हमारे यहाँ महाराजा रंजीत सिंह के उसमें भी फ्रेंच ये थे। ये सब शुरू हुआ 1739 में। और अगर ये इसका हमला ये क्या हुआ कि बिकॉज देवर स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज जो खड़े हुए, तो देर फार्मर्स जो कि हु यूज्ड टू डबल अप एज सोल्जर्स। तो जो मिलिटराइजेशन जो हुआ वो उसी समय से शुरू हुआ इंडियन सोसाइटी का। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो 7930 का ये कॉन्सिक्वेंस था कि इंडिया बिकेम अ हाईली मिलिटराइज सोसाइटी। और उसका फायदा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिक्रूट की कभी कमी नहीं हुई। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन में भी हमारे यहां रिक्रूट्स की इनको कमी नहीं हुई। इम्पोवरिश तो हमको कर ही दिया था इन्होंने। तो लोग तो केवल खाने के लिए भी आर्म फोर्सेस, सॉरी, वो वर्ल्ड वॉर टू में रिक्रूट, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में भी रिक्रूट हुए थे। ये सब ये splintering of India from within and destabilization process after started after 1739, and that was caused by a Iranian whose name was Nadir Shah। ठीक है। और वही नहीं, फिर 20 years डाउन द लाइन और 21 years डाउन द लाइन उसका चेला आया, अहमद शाह अब्दाली, उसी का चेला था। जो बचा खुचा था वो आपको तो मालूम है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और क्या हुआ था और किसने बुलाया था? यहां पर था ना वो शाह वलीलुल्लाह, जिसने कहा मराठों ने नाक में दम कर दी है, हमारा मजहब खतरे में है, आइए हमको इन हिंदुओं से निजात, इन काफिरों से निजात दिलाइए। वो आया था यहाँ पे। और फिर आपको मालूम हुआ है कि भारत की तबाही वहीं से शुरू हो गई थी। फिर कौन से आप उसका दुहाई दे रहे हो? देखिए हम हमारे इसमें वोकैबुलरी में कितना पर्शियन है और ये है। हाँ, तो पर्शियन है तो फिर अरेबिक स्क्रिप्ट में क्यों लिखते हो भाई? और अरेबिक स्क्रिप्ट को उर्दू, मैंने मैंने सुना है लोगों को कि वो अपने सारे गाने ना उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते थे। क्या अरेबिक स्क्रिप्ट लिखने में बोलने में शर्म आती है? सो प्लीज लीव दैट सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हाँ, एक जमाना था जब राजा ऑफ कनौज और उस समय जो अनुरुशमान एक राजा थे, बहुत उन लोग का आपस में और उनका आदान प्रदान था। वो इसलिए था क्योंकि उस समय अभी वो अरब इस्लाम की गंदी हवाएं अभी छू नहीं पाई थी, इनको इन तक नहीं पहुंच पाई थी। तो मेरा क्या कहना है कि ये पहला तो बात, ये सिविलाइजेशनल ये कीजिए इसको। कृपया अपने लोगों को भ्रम में न रखिए, उनको गुमराह न कीजिए। क्यों ये गुमराह करने में कुछ लोग लगे हुए हैं? Sir, should मैं India आपको get this Strait of Hormuz? Should India help US Israel in नहीं नहीं, freeing this? मुझे नहीं, मैं आ रहा हूं। पहले तो ये बताना जरूरी है ना कि अभी तक इस पर चर्चा, ये क्यों लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे। ये बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था। 2018 में जो
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने वो पार्लियामेंट में कहा था कि हम जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से मिलकर हम काम कर रहे हैं। और कई एंटी इजरायली जो ये थे वो फंडेड थे जॉर्ज सोरस से। हमास का जब आपने देखा, जब वो अक्टूबर 7 के बाद जब वो 1400 लोगों को मार दिया, वो गुमराह किया, वो किया, ये सॉरी उनको अगवा किया, तो आपने देखा था कि पूरा मतलब अमेरिका में यूनिवर्सिटीज, मीडिया हाउसेस, ये जो इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे मतलब एक बहुत बड़ा वो वेव चला प्रो हमास। ठीक है, प्रोटेस्ट होने लगे यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग हार्वर्ड। वही चीज यहां देखने को मिल रही है। जॉर्ज सोरस अभी भी एक्टिव है, पैसा वो दे रहा है और कागजात इनको दे रहा है ईरानियन एम्बेसी। और सारे झूठे कागजात 24 घंटे के बाद सब कुछ पता चलता है कि वो सारे झूठे कागजात थे। उसी में से एक कागजात इनको दिया कि होर्मुज से तो हम पैसा लेंगे, पैसेज के $1 मिलियन लेंगे। इसको खूब ये किया गया। अरे भैया वो उसके बाप का नहीं है। और ये है कि नहीं, लेकिन भारत ये शायद भारत को नहीं अप्लाई, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हमारे दादा हैं। तब अब मैं इस उस पे आता हूं कि अगर दुनिया के सारे स्टेट्स ये कॉमन प्रॉपर्टी है, ग्लोबल एसेट्स हैं, जिनके थ्रू ट्रांजिट राइट सबका है, तो उसी तरह तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी है। और तब मैं आता हूं कि हमारे यहां, आपको तो मालूम है हमारी जो डिपेंडेंसी है, 80% जो हमारे ऑयल की है डिपेंडेंसी, 20 से 30% ऑयल हमारा यहां से आता है। एक काफी बड़ा हिस्सा है हमारा आता है, चाइना का भी आता है, दुनिया भर का आता है वहां से। 20%, आप लोग को तो मालूम ही है, टोटल 20% ऑफ द ग्लोबल ये। तो आप ये बताइए कि क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसको जाके, जब हम पर कोई ग्लोबल वॉरफेयर सॉरी इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ रखा है ग्लोबल तौर पे, जो कि हमको इंपैक्ट करे, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता है कि हम जाके उसको खुलवाएं? इंडियन नेवी किस दिन के लिए है मैडम? इंडियन नेवी इज नॉट ए कोस्ट गार्ड, बाय द वे। ठीक है, इंडियन नेवी एक ब्राउन वाटर नेवी या ब्लू वाटर नेवी का काम क्या है? टू एंश्योर द मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट which includes economic interests of the country. आज चर्चा हो रही है कि हमारे पास इतने दिन का रिजर्व्स है, हाँ हमने वो बढ़ा के रिजर्व्स इतना कर दिया है। उसके बाद प्रॉब्लम होने लगी, ऑयल के दाम जो है वो $100 को पार कर गए। तो $100 पार कर गए तो आपके भी तो जेब पर असर पड़ रहा है। और ये क्यों? क्योंकि किसी ने ग्लोबल एसेट पर अपना दादागिरी दिखा रहा है। तो मेरा लिमिटेड पॉइंट क्या है कि भाई आप अपना जो मैरीटाइम जो पावर है, जिसका जो मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन जो है, जो आपका इंडियन नेवी का है, जो कि एक पूरे रीजन में सबसे फॉर्मिडेबल नेवी है, वो कार्रवाई करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाके
उसको खुलवाए। अब उसका तरीका क्या होगा? इसी के लिए तो तनख्वाह मिलती है लोगों को। दूसरा, कि क्या आप समझते हो कि यह बात केवल यहीं तक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक है? ये दिस एक्सटेंड्स टू इंडियन ओशन, द अरेबियन सी। इट एक्सटेंड्स टू द वेस्टर्न, the security architecture of the western part of the Indian Ocean. It extends to the Red Sea. It extends to the Suez Canal. रेड सी भी एक तरह का एक नैरो वो है, एक नैरो पैसेज है कि नहीं? जब वहां पे डिसरप्ट किया था, डू यू नो हु डिसरप्टेड दैट? किसने डिसरप्ट किया था उसको? इन्होंने, हूतीस के द्वारा, इन्होंने पूरा उसको ऐसा डिसरप्ट किया कि 50% से ज्यादा जहाज केप ऑफ गुड होप को होके गुजरने लगे। ये ग्लोबल जीडीपी का, उसके कारण ग्लोबल जीडीपी पर कितना इफेक्ट पड़ा? हमारी इकोनॉमी जो है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट्स जो है उस समय, इट बिटवीन, आई रिमेम्बर, ये अक्टूबर 2004 और ये 2005 के बीच में, आवर एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाई $30 billion बिकॉज ऑफ दी सेम फेलोज। और उस समय रेड सी के सिक्योरिटी के लिए हमने भी अपने वेसल्स भेजे थे, आपको मालूम है? तो अभी, यस वी हैड सेंट। तो अब अगर ये होर्मुज, जो कि हमारा भी वो एसेट है, अगर उस पर कोई अगर वो बात नहीं मानता है तो क्या करेंगे आप? और अगर हम ये मैरीटाइम, ये दिस इज अ डायरेक्ट मैरीटाइम थ्रेट टू इंडिया, अगर हम इस थ्रेट को नहीं वो कर सकते हैं, ये चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं, तो फिर नेवी के रहने की क्या वो है, औचित्य है? तो इसलिए समय आ गया है, या तो हम उस स्ट्रेट को अकेले खुलवाएं, या उन सब के साथ मिलके खुलवाएं जो सोचते हैं कि हम इक्वली इंपैक्टेड है और ज्यादा इंपैक्टेड है। और उसमें आपके सारे जो गल्फ स्टेट जिनसे आप लेते हो ऑयल एंड गैस, वो इंपैक्टेड है, उनके साथ मिलके कीजिए। और भी कोई है? ये जो दादागिरी है, और ये जो मुझे हंसी आती है, टोल टैक्स जैसे हफ्ता ले रहे हैं, और कितने प्राउडली कह रहे हैं कि हम मतलब हफ्ता लेंगे, उन सबके साथ मिलके करें। तो यही मेरा लिमिटेड पॉइंट था कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला जो है, वो केवल एक किसी देश का नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं है, ये हमारा, हमको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, क्योंकि वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमारी आती है ये गल्फ स्टेट से। तो जो हमको सप्लाई करने वाला है, या उसके प्रति भी तो हमारा कुछ जिम्मेदारी बनता है। अच्छी बात है, कल को तो फिर मैंने कहा ना, सोमालियन पायरेट्स बंद कर देंगे उसको, रेड सी को। फिर आप कहिएगा मेरे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, जितने पायरेट्स हैं वो तो आते हैं, उनका हिंदू बड़ा सिविलाइजेशनल लिंक है, हमारे तो जहाज जाते थे सोमालिया तक, ठीक है ना?
फिर उसकी दुहाई देना। तो खत्म किया जाए इस नौटंकी को, और सोचिए कि इसको कैसे खोलना है। और ये बातें बंद बंद कर दीजिए कि हम 2 जहाज वहां से ले आए और 4 जहाज ले आए, और हमारी कूटनीति बहुत हम कामयाब हो गई। उसका तो श्रेय दे ही रहे हम लोग। तो अपनी बात में यही समाप्त करता हूँ। जी, आई एग्री विद यू सर, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ हम लोग इस एंगल से नहीं देख रहे थे। अगर हम यूएन के चार्टर्स को देखें, यूएन के रेज़ोल्यूशंस को देखें, नो कंट्री हैज़ राइट टू कंट्रोल द स्ट्रीट्स एंड द मूवमेंट ऑफ फ्री गुड्स एंड द शिप्स अराउंड। तो किस हक से ईरान इसको कंट्रोल करके बैठा हुआ है? ये तो दादागिरी है बेसिकली। और अगर बाकी कंट्रीज़ इकट्ठे होके उसको खुलवाती हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग। इट इज़ डेफिनिटली नहीं, नॉट रॉन्ग। मलक्का स्ट्रेट at its narrowest point, it's very some kilometers, ठीक है। कोई मलक्का स्ट्रेट को बंद कर दे, आपको कोई बंद करने देगा? देखिए, मान लीजिए सिंगापुर कहता है कि मैं मलक्का स्ट्रेट बंद कर दिया, मैंने तो माइंस लगा दिए जी वहां पे, क्या होगा आपका? आप बाकी आपस में लड़ते रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम आपस में कटो मरो, जो करना है। तुम्हारा इब्राहिमिक अकॉर्ड्स होता है, तुम्हारा इब्राहिमिक रिलीजन, वो इब्राहिमिक रिलीजन हमने नहीं पैदा किए थे, और ना हम इन रिलीजन्स के ट्राजेक्ट्री का हमने ठेका उठा रखा है, ठीक है। लेकिन हमने हमने अपने लोगों की सिक्योरिटी और उनकी खुशहाली का जरूर ठेका उठा रखा है। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप ऑल्टरनेट मीडिया को हेल्प करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।